हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 3 हम देखने वाले हैं, कंप्लायंस ऑडिट का। तो लास्ट के 2 वीडियो में हमने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट के 2 वीडियो में हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था। ये सारे टॉपिक, खास करके ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है, इसके बारे में हमने समझा था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमें आज जो पढ़ना है वो क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये जो आपका एक सिंगल टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, और आपका लास्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो, उसमें ये 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज हम समझते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या, इसका मतलब होता है। देखिए, हमने आपको क्या बताया था इस चैप्टर में कि जो मार्केट डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से क्या करते हैं कि इंटरनल ऑडिट करवाए जाते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं, ताकि पता चल पाए कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो भी बैंक्स है, वो कोई चीज छुपा नहीं रहा हो, गलत यदि कोई चीज है तो उसको सामने ला रहा हो। तो इसके वजह से क्या है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो हमने पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर चीज सामने आए। ठीक है, क्योंकि बैंक की बात करें तो पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उनको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर में जिस बैंक के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसका आखिर में किस प्रकार से पोजीशन क्या है। ठीक है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है क्या नहीं है, वो कंपेयर कर पाए दूसरों से। तो कब कर पाएगा? जब हर चीज को डिस्क्लोज किया जाएगा, कोई चीज छुपा करके नहीं रखा जाएगा, तो फिर वो कंपेयर कर सकता है कि हाँ, कौन सा बैंक बेटर है, कौन सा बैंक जो है सो बेटर नहीं है ना, कौन से बैंक में फ्रॉड हो रहे हैं, कितने किसमें नहीं है। मतलब जो भी एंगल से वो अपना एनालाइज करना चाहता हो वो कर पाएगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब चीजों की डिस्क्लोजर जो है सो हो पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो वही जो है सो मार्केट डिसिप्लिन कहलाता है। मार्केट डिसिप्लिन मीन्स क्या हो गया? जो बेसल आपका जो नॉर्म्स है, तो बेसल 2 में 3 पिलर्स की जो बात हुई है, उसमें एक मार्केट डिसिप्लिन भी है। एक आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजरी रिव्यू है, और एक पिलर की बात जो होती है वहां पे मार्केट डिसिप्लिन की बात होती है। तो मार्केट डिसिप्लिन का मतलब ये हो गया कि ट्रांसपेरेंट होना, चीजें ट्रांसपेरेंट हो, कोई चीज छुपा नहीं हो। मार्केट में वो चीज क्या है? ट्रांसपेरेंट हो, लोग अच्छे से एनालाइज कर पाए, कंपेयर कर पाए चीजों को। तो इसी वजह से मार्केट डिसिप्लिन पे ज्यादा जोर दिया गया आरबीआई के द्वारा भी। ठीक है, तो जब मार्केट डिसिप्लिन की हम बात करें हैं, इसका मतलब है कि हर चीज सामने आए सही से। तो उसके लिए क्या है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूरी है। डिस्क्लोज होना, जो चीज डिस्क्लोज होना चाहिए वो प्रॉपर डिस्क्लोज होना चाहिए, तो तभी जाकर के मार्केट डिसिप्लिन की हम बात कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज यहां पे हमें पढ़ना है। डिस्क्लोजर के बारे में ही पूरा ये वीडियो आज का रहने वाला है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। देखिए, अब क्या कह रहा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि इन ऑर्डर टू इनकरेज मार्केट डिसिप्लिन, वही है कि मार्केट डिसिप्लिन को इनकरेज करना, मतलब मार्केट डिसिप्लिन आपका सही से लागू करना, मतलब चीजों को ट्रांसपेरेंट करना, डिस्क्लोज करना हर चीज। रिजर्व बैंक हैज ओवर द years developed a set of disclosure requirement which allow the market participant to assess, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो क्या कर सके? असेस कर सके की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसे, जैसे कैपिटल रिक्वायर एडिक्वेसी की क्या पोजीशंस है बैंक के पास, रिस्क एक्सपोजर उसका किस प्रकार से है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है उसका, एंड की बिजनेस पैरामीटर उसका क्या है, की बिजनेस पैरामीटर क्या है, विच प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क दैट इनहांस कंपैरेबिलिटी। तो जब ये सब चीज वो देखेगा, जब ये सब चीज उसका डिस्क्लोज किया हुआ रहेगा किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या क्या स्थिति है उसकी, है ना, रिस्क एक्सपोजर, ये सब चीज तब जाकर के वो एक कंपेयर कर पाएगा दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ में। तो इसीलिए जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स मीन जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो आपका डिपॉजिटर्स हैं, ये क्या कर सके? एक कंपेयर कर सके दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, एक अपने जहां पे वो इंटरेस्टेड है उस इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो इसके लिए क्या जरूरी है? डिस्क्लोज होना सब चीज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? The enhanced disclosures have been achieved through
रिवीजन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक्स। और इसके लिए क्या है कि जब इनहांस्ड डिस्क्लोजर की बात, मतलब जब और भी ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो इसके लिए रिवीजन जो है सो होते रहना है। जैसे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो बैंक का, ठीक है। एंड और क्या कि इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड इन नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए नोट्स टू अकाउंट क्या है, ध्यान से समझिए इसको। ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजों में तो डिस्क्लोज होगा, इसमें रिवीजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके आगे इनलार्जिंग द स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर, और भी ज्यादा आप चीजों को यदि बेटर ढंग से समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि नोट्स टू अकाउंट्स भी सही से मेंटेन होना चाहिए, जो बैंक है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसका। अब नोट्स टू अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट के बारे में आपने समझा है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि जो भी असेट एंड लायबिलिटी है उसकी पोजीशंस वहां पे बताई जाती है। अब देखिए बैलेंस शीट में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि कहां पे आपको क्या मेंशन करना है, ये अब अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ तो आइडिया होगा बैलेंस शीट में, तो कहां किस चीज को मेंशन करना है बैलेंस शीट में, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। लेकिन यहां कोई भी चीज को जो मेंशन किया गया है, अब सपोज करिए कि उसका पेड अप कैपिटल बताया गया है कि कितना है, ठीक है। अब ये पेड अप कैपिटल के लिए उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया गया है, उसको किस तरह से कैपिटल इशू किया गया, कितना उसका ऑथराइज कैपिटल है, कितना उसका आपका जो है सो इशू कैपिटल था, पेड अप कैपिटल फाइनली कितना बना है, उसके लिए इस फॉर्मेट में यहां तो हर चीज नहीं बता सकता है। इसके लिए क्या है कि एक अलग जगह पे एक अलग जगह पे बताया जाता है, उसी को बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। बात समझ में आ गई? क्या समझा आपने कि चाहे बैलेंस शीट की बात करें, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में सारी चीजों को वहां पे जिक्र किया होता है, बताया होता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन वहां पे संभव नहीं है। किस तरह से निकाला गया है, क्या प्रोसेस है, ये चीज के लिए या क्या है कि नोट्स टू अकाउंट्स में सारा मेंशन करना होता है अलग से। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एनेक्चर होता है ये, ठीक है, उसमें एक एडिशनल एनेक्चर होता है। क्या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहें तो यही आपका नोट्स टू अकाउंट हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हमें जो है सो प्रॉपर जो डिस्क्लोजर, इनहांस डिस्क्लोजर की यदि हम बात करें कि और बेटर ढंग से डिस्क्लोजर हो सारी चीजों का, तो उसके लिए क्या कह रहा है कि रिवीजन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी आपको है बीच बीच में उसके फॉर्मेट की है रिवीजन, वो सब करते रहना है। उसके बाद भी इन लार्जिंग द स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर टू बी मेड इन नोट्स टू और अकाउंट्स, और यहां भी आपको जो है सो हर चीज आपको बताते रहना पड़ेगा, ठीक है, सही ढंग से। तो ये आपका यहां तक आपने समझ गया कि डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आगे है कि समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसके बारे में समझिए ये क्या है। ये आपका है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप अपना रहे हैं, जब आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, तो जो भी पॉलिसी को आपने अपनाया है उस चीज का भी यहां पे जिक्र होना चाहिए, बताना पड़ेगा आपको। उसी को बोला जाता है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। और ये जो है सो जैसे ये बैलेंस शीट हो गया आपका, तो इसका जो फुटनोट है, तो यहां पे आपको यहां पे फुटनोट में इस चीज का जिक्र करना पड़ेगा। क्या चीज कि कौन सी पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हैं, ये भी यहां जिक्र करना पड़ेगा। अब बताइए इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, ठीक है। अब ये कंपनी कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, ये कोई और कर रही है, ठीक है। ये जो आपका यहां बात करें कि प्रोविजंस इसके लिए डेप्रिसिएशंस के लिए कोई दूसरा रूल यहां पे अपनाया है, यहां पे डेप्रिसिएशंस के लिए कोई दूसरा रूल अपनाया है इन्होंने। तो इस केस में इसका जो वैल्यू आएगा दोनों कंपनी का, तो वो अलग अलग आएगा। बात समझिए। तो जब अलग अलग आएगा तो कोई भी जो आपका मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, जो भी कंपेयर करना चाह रहा हो कंपनी को, वो कंपेयर नहीं कर पाएगा सही से। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही अलग अलग आया। और वैल्यू अलग आने का कारण क्या है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अलग फॉलो किया गया है। तो इसी वजह से जब हमें पता रहेगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, तब जाकर के हम उसका कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पे बात होती है
कि समरी ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपको बताना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि बैंक शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग की एरिया ऑफ ऑपरेशन एट वन प्लेस, एक जगह पे, जो कि आपका अंडर शेड्यूल 17 में भी इस चीज का जिक्र किया गया है कि आपको यहां पे क्या है कि समरी ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी भी आपको यहां पे जिक्र करना है इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। A suggestive list includes basic of accounting। अब यहां क्या बताया जाएगा कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग आपने फॉलो किया। ठीक है। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन फॉरेन एक्सचेंज जो आपका ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है उस चीज का भी यहां पे बताया जाएगा। किसमें? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में। और क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशंस, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसका क्लासिफिकेशंस का भी जिक्र होगा। वैल्यूएशंस किस तरह से आप उसका कौन सा पॉलिसी है, वैल्यूएशंस का भी जिक्र करना है। तो ये सारी चीजों को अभी यहाँ पे आपको बताना होता है। कहां पे? आपको इसमें समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। एडवांसेस एंड प्रोविजन देयर ऑन, एडवांस की स्थिति, आपके प्रोविजंस, फिक्स्ड असेट्स एंड डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नेट प्रॉफिट्स एटसेट्रा, ये सारी चीजों का जिक्र कहां पे होता है? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में अलग से। ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। यहां तक आपने समझ लिया कि डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि किस किस चीजों के लिए हम डिस्क्लोजर की बात करेंगे और को किस तरह से हम डिस्क्लोज करेंगे, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 35A एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इशूड रिवाइज्ड मास्टर डायरेक्शंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीज याद रख सकते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने मास्टर डायरेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बनाया, उन्होंने जारी किया और उन्होंने बताया कि हाँ किस किस चीजों का डिस्क्लोजर होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब चीज बताया। कहां बताया? आपने मास्टर डायरेक्शंस में। और ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये मास्टर डायरेक्शन इशू किया गया? तो सेक्शन 35A एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है। अब एक एक करके देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है। एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि दीज डायरेक्शन शैल बी एप्लीकेबल टू, ये जो डायरेक्शन इशू किया गया है किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ऑल बैंकिंग कंपनीज ऑफ सेक्शन 5। अब देखिए बैंकिंग कंपनी ऐसे भी डिफाइन किसमें किया गया? सेक्शन 5 में किया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऑल बैंकिंग कंपनी सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंतर्गत जो भी आता है, जो भी बैंक्स आते हैं, इंक्लूड्स बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया, जो भी बैंक बाहर में इनकॉर्पोरेट हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन वो जो है सो लाइसेंस उसको यहां पे काम करने के लिए मिला है, इसका मतलब फॉरेन बैंक की बात है। एंड दैट इज कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। इसका मतलब ये हो गया कि सारे बैंकों पे जब भी आपका कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक की बात हो जाती है तो यहां सारे बैंक आपका कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक में देखिए, बैंक को यदि आप कैटेगराइज करना चाहें तो दो रूप में आप कर सकते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में, एक कोऑपरेटिव बैंक के रूप में। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉफिट मेकिंग जो व्यू होता है उसका होता है, किसका? कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट कमाने का व्यू होता है। तो कॉमर्शियल बैंक में से जैसे हम बात करें प्राइवेट बैंक की बात करें, प्राइवेट बैंक भी आएगा, फॉरेन बैंक भी आएगा, आपका गवर्नमेंट बैंक भी आएगा। तो ये सारे पीएसयू की बात करें, ये सारा इसी में आएगा। तो ये कॉमर्शियल बैंक हो गया। वही कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसका प्रॉफिट मेकिंग व्यू नहीं होता है। तो इसीलिए दो रूप में बांट सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। तो यहां जो गाइडलाइंस की बात कर रहा है कि मास्टर डायरेक्शन जो इशू किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये कहां कहां लागू होगा? सारे कॉमर्शियल बैंक पे और कोऑपरेटिव बैंक पे भी। कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसलिए यहां पे कह रहा है कि ऑल बैंकिंग कंपनीज ऑफ सेक्शन 5 में जो भी डिफाइन है, तो सेक्शन 5 क्या है? बैंकिंग क्या होता है इसी के बारे में बताया गया है। तो यहां पे सारे बैंक कवर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि दीज डिस्क्लोजर
are intended only to supplement and not to replace disclosure requirements under other laws, regulations, accountings and financial reporting standard। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो मास्टर डायरेक्शंस इशू किया गया है, मास्टर डायरेक्शन जो आरबीआई के द्वारा यहां पे इशू किया गया है, उसमें से कह रहा है कि ये सारे बैंकों पे लागू तो होगा, लेकिन ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मीन्स यदि पहले से, जैसे अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अब अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, अब आईसीएआई का जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, ठीक है, उसे फॉलो किया जा रहा है। अब उसमें कुछ और कह रहा है और मास्टर डायरेक्शंस में कुछ और कह रहा है, तो नहीं, तो फिर यहां पे उसका वो जो है सो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो यहां कह रहा है कि ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मीन्स क्या हो गया कि यदि कोई चीज नहीं है इस डायरेक्शंस में, जो भी चीजें यहां पे मास्टर डायरेक्शन में बोला गया है, तब जाकर के वो वहां पे लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आईसीएआई कुछ और कह रहा है और आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन कुछ और कह रहा है। वही कह रहा है कि ये सप्लीमेंट का काम करता है, रिप्लेस का काम नहीं करता है। रिप्लेसमेंट का काम या नहीं होगा, किसी डायरेक्शन को रिप्लेस करने की बात नहीं है। जो जिस डायरेक्शन में नहीं है कोई रेगुलेशंस में, गाइडलाइंस में, तो वहां पे वो लागू हो सकता है, इसीलिए ये सप्लीमेंट का काम करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं, क्या है थर्ड पॉइंट आपका, कि कॉमर्शियल बैंक शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। अब कॉमर्शियल बैंक पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रूल जो फॉलो करता है, ये वो किसके तहत है, तो कंपनीज रूल्स 2006 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। ये किसकी बात है, कॉमर्शियल बैंक की। तो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल जो फॉलो किए जाते हैं, वो कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। किसके लिए बात कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक के, है ना। एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम सब्जेक्ट टू डायरेक्शंस गाइडलाइंस इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बीच में जो भी गाइडलाइंस आएगा उसके आधार पे फिर वो वहां पे इंप्लीमेंट होगा। लेकिन आपका मेन यदि कुछ नहीं है गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा, तो वैसे केस में कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। वहीं यदि हम बात करें यूसीबी मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बात करें, तो शैल बी गाइडेड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI regarding applicability of accounting standards subject to direction guidelines issued by the Reserve Bank of India। फिर यहां भी वही चीज है कि जिस तरह से यहां पे कॉमर्शियल बैंक के लिए था कि अकाउंटिंग आपका कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006, उसी तरह से यूसीबी के लिए है आपका इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो गाइडलाइंस है वो यहां पे अकाउंटिंग्स के लिए फॉलो किए जाए। किसके लिए, यूसीबी के लिए, जब तक कि आरबीआई कुछ अलग से नहीं कहता है। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के लिए और यूसीबी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शंस 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कॉमर्शियल बैंक्स अदर देन आरआरबी, ठीक है, whether listed or unlisted shall prepare disclose consolidated financial statement CFS in their annual report in the prescribed format। कह क्या रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो बैंक है वो अपना स्टैंड अलोन मतलब अकेला खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रिपेयर कर ही रहा है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, ये सारा क्या है, बैलेंस शीट, ये सारा क्या है कि प्रिपेयर किया ही जाता है बैंकों के द्वारा। उसे कहते हैं स्टैंड अलोन, मतलब अपना खुद का। जैसे एसबीआई है तो सिर्फ एसबीआई का वो अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब खुद का अपना सेपरेट वो बना रहा है, ठीक। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ये कहां पे मेंशन है, सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा सारे बैंकों को क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ये ठीक है। इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि इन एडिशन, ये आप जो कर रहे हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे, ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, ये तो ठीक है,
लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना है, सीएफएस भी प्रिपेयर करना है। सीएफएस मतलब कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आरआरबी को छोड़ के, यहां ध्यान रखिएगा, सारे कॉमर्शियल बैंक को बोल रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक बोल रहा है, इसका मतलब कोऑपरेटिव बैंक यहां पे इंक्लूड नहीं है, और कॉमर्शियल बैंक में भी आरआरबी इंक्लूड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, इन सारे बैंकों को, ये सारे कॉमर्शियल बैंकों को आरआरबी को छोड़ करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब ये होता क्या है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि द सीएफएस शैल नॉर्मली इंक्लूड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स टू अकाउंट्स। तो जिस तरह से स्टैंड अलोन बेसिस पे, मतलब खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, है ना, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे, प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसीज आपका क्या है वो सारा मेंशन कर रहे थे, दूसरी चीज है कि नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये सारी चीजों के लिए ये सारी चीज जो है सो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें भी मेंशन होना चाहिए, वहां भी ये सब चीज बनाना है, जिस तरह से स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते थे। अब इसका मतलब आपको बताता हूं, इसका मतलब ये है कि कोई बैंक है, उसकी कोई सब्सिडरीज है ना, कोई सब्सिडरीज कंपनीज है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर्स है, तो जहां भी वो इन्वॉल्व है ना, ऐसे में तो उसका फिर मिला करके एक साथ में बनाना है, उसी को बोला जाता है सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि एक तो खुद का बनाना है आपको, जो बैंक है उसका, उसके अलावा यदि आपकी कोई सब्सिडरीज है, यदि आपका कोई आरआरबी जो एसोसिएट है कहीं पे, है ना, तो उस आरआरबी का, वो आपका ज्वाइंट वेंचर है उसका, तो सारे का मिला करके भी एक आपको क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जिसे ही क्या बोला जाता है, सीएफएस बोला जाता है। ये क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, CFS shall be, CFS मतलब consolidated financial statement shall be prepared in terms of the applicable accounting standard। वही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप अपने फॉलो कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल जो है उसके तहत आप CFS बनाएंगे ना। फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द टर्म पेरेंट, पेरेंट मतलब जो मेन आपका कंपनी है, जो मेन बैंक है, पेरेंट्स, सब्सिडरीज, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, कंट्रोल और ग्रुप shall have the same meaning as prescribed as ascribed to them in the applicable accounting standard। तो जब आप सीएफएस बनाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस समय आपका कोई आपका सब्सिडीज है, एसोसिएट्स है, जो ये सारे का मतलब एक ही हो गया। एक ही हो गया कहने का मतलब आपको मिला करके एक कॉमन आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है आरआरबी shall be treated as an associates in CFS of its sponsored बैंक। अब जो भी आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक जो है उसका कोई स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, तो वो स्पॉन्सर्ड बैंक के लिए वो एसोसिएट्स के रूप में वो काम करता है आरआरबी जो है, और इसका भी वहां पे क्या है, सीएफएस बनाया जाता है जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं उसके पास। बात समझ में आ रही? इसीलिए आरआरबी को यहां पे सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी का एसोसिएट्स है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे कह रहा है, यहां पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो बताने जा रहा हूं क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां हम पढ़ क्या रहे हैं, बार बार मैं आपको याद दिला दूं कि यहां पे डिस्क्लोजर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हर चीज डिस्क्लोज होना चाहिए, कुछ छुपा के नहीं रखना है, और डिस्क्लोज भी करने का तरीका जो है, जिस तरह से मास्टर डायरेक्शन जो आपका आरबीआई के द्वारा बताया गया है उसके अनुसार से होना चाहिए वो सारी चीजें। ठीक है, देखिए बैंक शुड segregate the credit entries outstanding for more than 5 years। अब अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्री पड़ा हुआ है, बैंक के जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट एंट्री पड़ा हुआ है, और वो भी 5 साल से ज्यादा हो गया है ना, इन द इंटर ब्रांच अकाउंट एंड ट्रांसफर देम टू सेपरेट ब्लॉक अकाउंट। तो वो कह रहा है कि यदि ऐसा है तो उसे एक ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। वैसे एंट्री जो बैंक के अकाउंट में इंटर ब्रांच अकाउंट्स में आपका पड़ा हुआ है, जो 5 साल से ज्यादा हो गया है, तो वैसे केस में आपको ब्लॉक्ड अकाउंट में, एक ब्लॉक्ड अकाउंट होगा वहां पे आपको ट्रांसफर कर देना है। विच शुड बी शोन अंडर
और जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो आपका अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अदर, ये जो है इस हेड के तहत उसको दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब हो गया, जब आपका मान लीजिए कोई लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में बताते हैं ना कि हाँ इतना लायबिलिटी है मेरा, तो लायबिलिटी का भी अलग अलग जो कंपोनेंट है उसमें आप बताते हैं। बात समझ में आ रही है? जो देनदारियां आपकी है, तो उसी तरह से ये जो आपका क्रेडिट एंट्री आउटस्टैंडिंग है बैंक के जो अकाउंट में, ठीक है, तो और वो 5 साल से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, लायबिलिटीज है। ये भी लायबिलिटीज है जो आपको पे करना पड़ सकता है। तो ऐसे केस में जब लायबिलिटी है तो इसे ब्लॉक अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे, एक ब्लॉक अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट आप जब बनाएंगे, तो उस केस में आपको अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस अदर्स इस हेड के तहत उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे है कि और इन केस ऑफ यूसीबी, लेकिन यदि हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वैसे केस में अंडर अदर लायबिलिटीज सस्पेंड्स करके एक हेड होगा आपका, कहां पे, बैलेंस शीट में, वहां पे इस चीज को दर्शाना है। ठीक है, एनी एडजस्टमेंट फ्रॉम द ब्लॉक्ड अकाउंट, और ब्लॉक्ड अकाउंट में फिर से यदि कोई एडजस्टमेंट करना है, कहने का मतलब वहां से फिर निकालना हो, तो शुड बी परमिटेड ओनली विद द ऑथराइजेशन ऑफ 2 ऑफिशियल, 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 2 ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी, वन ऑफ हुम शुड बी फ्रॉम द कंट्रोलिंग और हेड ऑफिस इफ द अमाउंट एक्सीडेड रुपीज 1 लाख। यदि 1 लाख से ज्यादा वहां से आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब निकालने की बात हो रही है, तो वैसे केस में आपको 2 ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो ब्रांच के जो रहेंगे वो ठीक है, और दूसरी बात एक जो है सो उसमें से कंट्रोलिंग ऑफिस या हेड ऑफिस के कोई बंदा रह सकता है जब 1 लाख से ज्यादा का फिर से वहां निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द बैलेंस इन ब्लॉक्ड अकाउंट्स शैल बी रिकॉर्ड एज अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो CRR और द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। क्या कह रहा है, जैसे देखिए CRR आप मेंटेन करते हैं, तो CRR मेंटेन करते हैं तो किसका, डिमांड टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी जो होता है उसका आपका निकालते हैं। कहने का मतलब वहां लायबिलिटी भी आप काउंट करते हैं कि लायबिलिटी आखिर कितनी है बैंक का। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि जब आप CRR और SLR कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में आपका जो ब्लॉक अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहेगा ना, उस केस में उस लायबिलिटी को भी कंसीडर करके यहां पे कैलकुलेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट को। और यहां भी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल अनरिकॉन्साइल्ड, मतलब अभी रिकॉन्साइल नहीं किया गया है उसका, मतलब ऑल अनरिकॉन्साइल्ड, रिकॉन्साइल नहीं किया गया है कौन से अमाउंट को, क्रेडिट एंट्रीज नॉस्ट्रो अकाउंट। जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है कि जब जो बैंक है यहाँ के डोमेस्टिक बैंक दूसरे फॉरेन बैंक के साथ दूसरे कंट्री में जब वो अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। कह रहा है कि जब कोई नॉस्ट्रो अकाउंट में आपका अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट एंट्री पड़ा हुआ हो और वो भी आपका मोर देन 3 years से पड़ा हुआ हो, शैल बी ट्रांसफर टू ब्लॉक्ड अकाउंट, तो उसे भी ब्लॉक्ड अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, एंड सोन ऑन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, और ये कहां पे दिखाएंगे आप, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, द बैलेंस इन द ब्लॉक अकाउंट्स विल बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ CRR और SLR। यहां भी वही चीज है जिस तरह से यहां पे अभी बताया हमने कि वो जो बैलेंस होगा क्योंकि वो लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी है तो कैलकुलेशन जब करेंगे CRR SLR का, तो उस चीज का भी आपको यहां पे कंसीडर करके करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक शैल मेक 100% प्रोविजन। अब किस केस में कह रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल unreconciled debit entries in the nostro accounts which are outstanding for more than 2 years। अब इसके बारे में समझिए, कह रहा है क्या कि यहां क्रेडिट एंट्री तो देख लिया, अब क्रेडिट एंट्री क्या है, आपकी लायबिलिटी हो गई, लेकिन वही यदि डेबिट एंट्री है, इसका मतलब क्या है कि आपका पैसा फंसा हुआ है आपका। तो जब आपका फंसा हुआ पैसा, इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोविजन करके रखना पड़ेगा कि नहीं आएगा, उसमें प्रोविजन आप करके रखेंगे। तो वहां कह रहा है कि यदि 2 साल से ज्यादा हो गया है जो डेबिट एंट्री आपका अनरिकॉन्साइल्ड है, तो वैसे केस में 100% आपको प्रोविजन वहां पे
करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये नॉस्ट्रो अकाउंट्स की बात हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, 9th पॉइंट में क्या कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 banks are required to transfer out of the balance of profits as disclosed in the profit and loss accounts a sum equivalent to not less than 20% of such profits to reserve fund। अब देखिए बैंकों को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होने के बाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कहता है कि यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वैसे केस में क्या है कि 20% से कम आपको, मतलब उससे कम नहीं लेकिन कम से कम 20% आपको रिजर्व फंड में भेज देना है, डाल देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फिर आगे कह रहा है कि दीज प्रोविजंस आर अ मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, और ये मिनिमम है, इतना करना ही आपको। However, in order to augment capital, लेकिन कैपिटल और भी यदि आपको बढ़ाना है, ऐसे कैपिटल चाहता ही है बैंक की आपका बढ़े ताकि उसके अगेंस्ट में फिर आप क्या करते हैं, आप लोन देने में सक्षम होते हैं तो आपका रिस्क कम होता है। तो कह रहा है कि यदि आपका, ये तो आपने देख लिया कि मिनिमम 20% आपका रखना है, कहां पे? रिजर्व फंड में, जो आपका प्रॉफिट हुआ है उससे। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑगमेंट कैपिटल कॉमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग एलएबी, लोकल एरिया बैंक और आरआरबी को छोड़ करके सेल ट्रांसफर नॉट लेस देन 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो यहां कह रहा है कि आपका जो है सो कॉमर्शियल बैंक, जिसमें कि एलएबी, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, इसको छोड़ करके कैपिटल ज्यादा आपका बढ़े, इसके लिए क्या कह रहा है कि यहां पे आपको नॉट लेस देन 25% यहां पे आपको ट्रांसफर करना है, किसमें? रिजर्व फंड में। और वो भी कब? बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, उससे पहले आपको कहां पे ट्रांसफर करना है? रिजर्व फंड में। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए पॉइंट क्या है कि अब जब रिजर्व फंड से आपको पैसे निकालने की बात होती है, ठीक है, तो वैसे केस में, और वो भी रिजर्व कौन सा? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और एनी अदर रिजर्व्स, तो उस केस में आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। यदि कोई वैसा गाइडलाइंस उसके रिगार्डिंग नहीं है तो वहां पे आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा, और वो भी जो आप निकालेंगे अमाउंट, वो आपका नोट्स टू अकाउंट जो होता है वहां पे आपको उसे शो भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, बैंक्स विदाउट प्रायर approvals of Reserve Bank of India can utilize the share premium account for meeting क्या चीज के लिए? issue expenses of share to the extent that such expenses are incremental cost directly attributed to the transactions that otherwise would have been avoided। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट से आप पैसे निकाल रहे हैं, अब शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या होता है कि आप यदि शेयर इशू करते हैं, यदि कोई बैंक शेयर इशू कर रहा है, तो सपोज करिए कि उसका 10 रुपीज क्या है कि उसका फेस वैल्यू है, अब उससे ज्यादा उसको 15 रुपीज का उसका जो है सो फाइनली वो शेयर इशू करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि 5 रुपीज जो है सो यहाँ पे उसको प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ प्रीमियम के रूप में पार वैल्यू से एबव जो प्राप्त हुआ वो शेयर प्रीमियम अमाउंट है, और उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट में रखा जाता है। तो उसका कह रहा है कि आप यूज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? उसका यूज आप करेंगे इंक्रीमेंट कॉस्ट के लिए। किस चीज के लिए करेंगे? देखिए, एक्सपेंसेस आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मींस क्या हो गया कि जब एडिशनल आप शेयर इशू कर रहे हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, तो उस चीज में सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, द शेयर प्रीमियम अकाउंट शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इशूज ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स के केस में आप यहां पे शेयर प्रीमियम के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं, उस अमाउंट वहां पे राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए, किसके लिए? आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? जो आपके कर्ज के रूप में होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो वहां पे आप शेयर प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट स्लाइड है। देखिए क्या कह रहा है
कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजनिंग फॉर फ्रॉड, banks that have reported the frauds within the prescribed time shall have the options to make provisions for the same over a period not exceeding 4 quarter commencing from the quarter in which the fraud has been detected। अब होता क्या है कि फ्रॉड जब हो जाता है आपका, और यदि टाइमली आपने रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, टाइमली यदि रिपोर्ट कर दिया तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि 4 क्वार्टर में कम से कम उसका प्रोविजनिंग करना है। जैसे कोई भी फ्रॉड हुआ, तो फ्रॉड हुआ तो इसका मतलब है कि रिस्क है, फ्रॉड हुआ मतलब उतना पैसा जो है सो चला गया बैंक से, तो जब चला गया तो वहां पे वो तो पब्लिक का मनी, इसका मतलब प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। तो प्रोविजन जो करेंगे तो 4 क्वार्टर का टाइम आपको दिया जाता है, 4 क्वार्टर के अंदर आप उसका प्रोविजनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी क्वार्टर में कुछ कर दिया, सेकेंड क्वार्टर में कुछ कर दिया, इस तरह से टोटल 4 क्वार्टर है जहां पे आपको प्रोविजनिंग उसका कंप्लीट करना है, जितना भी प्रोविजनिंग करना होगा उतना। ठीक है, समझ में आ रही है? और वो भी कब से काउंट किया जाएगा? जब से उसका फ्रॉड किया गया, डिटेक्ट किया गया है, उस टाइम से 4 क्वार्टर तक क्या कर सकते हैं, प्रोविजनिंग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 4 क्वार्टर का। ठीक है, नेक्स्ट है अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट बैलेंस इन एनी ट्रांजिटरी account representing unclaimed balance shall not be transferred to the profit and loss accounts or to any reserves। अब क्या है कि कुछ ऐसे अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट एंट्रीज है, ठीक है, अब उसका क्या है कि अनक्लेम्ड है, क्लेम नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप दिखा देंगे और ना ही कोई रिजर्व में उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे अनरिकॉन्साइल्ड क्रेडिट एंट्री है, इससे पहले अभी जो पढ़ा था कि ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, वो फाइनली क्या है कि रिकॉन्साइल्ड किया हुआ है ना, देखने के बाद वो कि उतना आपका पड़ा हुआ है तब जाके करेंगे। यहां पे आपने रिकॉन्साइल ही नहीं किया है, इसलिए इसे अभी ट्रांसफर की बात नहीं आएगी, तो इसलिए ना ही इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे और ना ही कोई रिजर्व में इसे अभी ट्रांसफर करेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट है ये कि बैंक्स शैल इंश्योर दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशंस है उसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है सो आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कुछ आप गलत ना वहां पे करें, गलत शो ना करना चाहिए, गलत ढंग से आप ना सही करने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल के लिए हो गया कि विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विंडो ड्रेसिंग आपको यदि आप करते हैं, विंडो ड्रेसिंग क्या हो गया कि जब आप कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आप सुधारने की कोशिश करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जैसे आपको टारगेट मिलता है, तो टारगेट क्या है कि आप जैसे क्लोजिंग आया, टारगेट पूरा करने के लिए कहीं से जो है सो फंड आप जुगाड़ कर लेते हैं और फिर जैसे ही आपका क्वार्टर एंड होता है ना, उसके बाद वो आपका निकल जाता है। तो इस प्रकार जो आप करते हैं कि कुछ पीरियड के लिए आप गलत ढंग से क्या कर सकते हैं, अपना जो है सो पोजीशन सुधारने के लिए जो काम करते हैं, यही आपका विंडो ड्रेसिंग हो गया। ठीक है, तो ये काम भी करके नहीं दिखाना है, ये काम भी नहीं करना है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट प्रोविजनिंग। आप प्रोविजनिंग प्रॉपर ढंग से जितना करना है उतना करिए, कम ना करिए, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। मिस क्लासिफिकेशंस ऑफ एनपीए। अब एनपीए अकाउंट होना है, उसमें जो एज पर जो आईरेक नॉर्म्स है उसके आधार पे वहां पे देखना है कि वो एनपीए होना है तो उसे कर देना है, ऐसा नहीं है कि उसको एनपीए नहीं करना है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका इंटरेस्ट जो है सो आपका आप चार्ज करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे नहीं करना है। अंडर रिपोर्टिंग इनकरेक्ट कंप्यूटेशंस ऑफ एक्सपोजर रिस्क वेटेज। जो रिस्क है उसका सही से कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये भी चीज यहाँ पे करना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का क्या है, सॉरी, इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंस को ज्यादा दिखा रहे हैं तो भी नहीं करना ये काम। ज्यादा क्यों दिखाते हैं? ताकि आपको टैक्स कम पे करना पड़े, तो इसलिए जो इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं ये भी काम नहीं करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनपीए अकाउंट्स। वही बोल रहे हैं कि एनपीए जो अकाउंट्स है उसमें आप उसको एनपीए क्या किया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें कैपिटलाइज करते चले जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, जब एनपीए आपका हो जाता है अकाउंट तो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन नहीं करना है ना, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा करते जा रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। Calibrate inflations of assets and liability at the end of the financial year and subsequent reversals immediately in next financial years etc। होता क्या है कि कैलिब्रेटली इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, आप करते क्या है कि जो भी आपके पास असेट्स होगा उसका आप वैल्यू बढ़ा करके दिखाते हैं। वैसे में क्या होता है
कि आपका पोजीशन जो है अच्छा दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका जैसे ही आता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें फिर वो रिफ्लेक्ट आपका कर जाता है, यदि ऐसा आप कर रहे होते हैं तो कहने का मतलब आप कुछ समय के लिए सुधारने की कोशिश आप ना करें, ठीक है। और यदि ऐसा करते हैं शैल बी व्यूड सीरियसली, ये सीरियसली लिया जाएगा इस चीज को, एंड एप्रोप्रिएट पिनल एक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 शैल बी कंसीडर। और जो पेनल्टी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा आप पे लगाया जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रू एंड फेयर पोजीशन जो भी है उसी चीज को सिर्फ आप यहां पे बताएंगे, जो भी चीज है डिस्क्लोज करें। समझ में आ रही बात? आगे कह रहा है कि डिस्क्लोजर्स ऑफ पेनल्टीज इंपोज्ड बाय आरबीआई, यदि आपको पेनल्टी भी लगाया गया है तो उस चीज का भी डिस्क्लोज होना चाहिए। क्या कह रहा है देखिए, कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिस्क्लोजर्स ऑफ पेनल्टीज इंपोज्ड बाय द रेगुलेटर, यदि किया जाता है ना, प्लेसिंग द डिटेल्स ऑफ द लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन अ बैंक इन पब्लिक डोमेन, तो पब्लिक डोमेन में ये आना चाहिए। यदि आपका पेनल्टी लगाया गया है तो विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर। और यदि ऐसा करते हैं तो ये क्या होता है कि यदि पब्लिक डोमेन में आएगा तो लोग समझ पाएंगे कि आपकी आखिर क्या स्थिति है, किस लिए पेनल्टी लगा है। तो ये क्या है कि डिपॉजिटर और इन्वेस्टर डिपॉजिटर्स के ये इंटरेस्ट में होगा, ठीक है। फर्दर द स्ट्रिक्चर्स एंड डायरेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शंस रिपोर्ट और अदर एडवर्स फाइंडिंग शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। कोई भी एडवर्स स्थिति है, एडवर्स यदि कोई रिपोर्ट है आ रहा है, इंस्पेक्शन है, तो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। द पेनल्टी शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। और जो भी है पेनल्टी है उसे नोट्स टू अकाउंट्स में भी आपका शो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को आपने समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे इस टॉपिक को, ठीक है। अब एक वीडियो और रह गया इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद पूरी तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।